हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश राज। दरअसल आज हम जिस मुद्दे को लेकर के जिस जगह पे खड़े हैं कुछ बताएं, उसके पहले कुछ तस्वीर दिखा देना चाहेंगे आपको, और तस्वीर के ज़रिए उस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। हम जहां मौजूद हैं ये धान का खेत है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, लेकिन उसके ठीक पीछे ये NH है। रायपुर से आरंग की तरफ से जो जाता है NH वो है, और वो क्यों मौजू है आज के टॉपिक में उसको भी हम बताएंगे। लेकिन तस्वीर थोड़ा सा और खोल करके दिखाएंगे सहयोगी से। अजय थोड़ा सा और खोलिए वाइड एंगल के लिए। ये देखिए चारों तरफ आपको धान का खेत नज़र आएगा, लेकिन धान के खेत में हम क्यों मौजूद हैं ये भी बताते हैं आपको। दरअसल ये जो अभी धान के खेत हैं ये भविष्य का NH है, और वो भविष्य बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। महज 2 या 3 साल के बाद ये लंबी चौड़ी सड़कें होंगी, यहाँ पे चमचमाती सड़कें होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाएंगी। भारतमाला प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, और आरंग के इसी NH के पास से ये हिस्सा जुड़ने वाला है। पृष्ठभूमि ये है कि कोलकाता हावड़ा के बीच में जो कॉरिडोर बन रहा है भारतमाला का, उसके एक पैच में राजनांदगांव से बाईपास NH के लिए निकलेंगी सड़कें, और वो दुर्ग, पाटन, अभनपुर, आरंग होते हुए यहीं पे आपको वो मिल जाएंगी। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट पे विवाद है, और विवाद क्यों? क्योंकि शासन ने 2 नीति बना ली। कहीं एक जगह जमीन का मुआवजा 4 गुना, तो कहीं एक जगह जमीन का मुआवजा 2 गुना, और उसमें भी बहुत सारी अनियमितता। और इन्हीं अनियमितताओं के खिलाफ आरंग के बहुत सारे किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। इस इलाके के करीब 57 किसान हैं जिनकी ज़मीनें इस भारतमाला प्रोजेक्ट में जा रही है, लेकिन करीब 40 किसानों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। और इनकार क्यों किया, वो हाई कोर्ट क्यों गए, इतनी नाराज़गी सरकार और सिस्टम के लिए क्यों है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत भी करते हैं। सबसे पहले इस इलाके के एक प्रगतिशील किसान से बातचीत से शुरुआत करेंगे कि ये अनियमितता या फिर दोहरापन कैसे है और क्यों आप में इतनी नाराज़गी है। आदरणीय महोदय जी, ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट जो हो रही है या बन रही है, हमारा कहना ये है कि जब भारतमाला बन रही है तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में बन रही है, केंद्र सरकार की योजना है जिसमें एक ही ज़मीन के या किसी भी ज़मीन के लिए एक ही शासन में शासन भी वही है, छत्तीसगढ़ की शासन भी सरकार भी वही है, केंद्र की सरकार भी वही है। एक जगह 4 गुना मुआवजा दे रही है, एक जगह दो गुना मुआवजा। ये 2 ही बातें या सौतेलापन व्यवहार क्यों? क्योंकि क्या वो मुख्यमंत्री के क्राइटेरिया मतलब वो विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? क्या हम मुख्यमंत्री के बच्चे नहीं हैं? क्या हम उनके पुत्र नहीं हैं? क्या इस प्रकार इसलिए हमारे साथ मतलब सौतेला व्यवहार हो रहा है? ये तो हम लोगों के लिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को फिजिकल दिखाया गया है कि एक ज़मीन को प्रस्तावित बाईपास के हिसाब से ऋण का निर्धारण किए हैं राशि को, और एक जगह को हेक्टेयर में उसको एक फसली सिंचित भूमि के हिसाब से लिया गया है। अच्छा, ये एक जो आप कह रहे हैं कि ये जो सौतेलापन है, तो सौतेलापन कहाँ पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में हो रहा है कि ये जो आरंग से लेकर के और राजनांदगांव तक का जो सभी गांव पड़ रहे हैं, बहुत हजारों किसान होंगे, तो सबके साथ हो रहा है? हाँ जी, इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि अभी हम लोगों से बात हुई है पाटन क्षेत्र में कि हम उनको जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि वहाँ 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ जो मुआवजा राशि पारित की है वो 2 गुना की जा रही है। और अभी फ़ोन से भी बात हुई हम लोग वहाँ किसानों से कि वहाँ 4 गुना दिया जा रहा है। अच्छा। ये तो सौतेलापन ही है ना। पाटन के इलाके में किसानों को 4 गुना मुआवजा, लेकिन आरंग के किसानों को सिर्फ 2 गुना मुआवजा। क्या ये सच है? चलिए, मैं ऐसा ही हो रहा है क्या? हाँ, ऐसे हो रहा है ना। अच्छा, तो क्यों हो रहा है? अधिकारी कुछ तो बताए होंगे आपको। अधिकारी है, जब हमारे पारा गांव सर्वे करी ना भारतमाला रोड बने बार, हाँ। तो 4 गुना मिल ही ऐसे करके वो सर्वे करे है। अच्छा, हाँ। लेकिन मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। हाँ, क्या बोले वो?
अभी का ये 2 गुना अभी ये दे है, यही करे थे, बोला थे वो 2 गुना मिल ही करके। हाँ। अच्छा, तो ये क्यों आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या कि एक ही राज्य में एक सरकार है, एक नीति है, केंद्र सरकार भारतमाला प्रोजेक्ट बना रही है, अब छत्तीसगढ़ में ही एक इलाके में 4 गुना मिल जाए, एक इलाके में 2 गुना मिल जाए तो तकलीफ तो होती है क्या? बिल्कुल 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 आदरणीय महोदय, इसमें कुछ तो सौतेलापन नजर आता है। एक मुंह में 2 बातें नहीं होनी चाहिए। एक शासन है तो किसानों को जैसे वहाँ 4 गुना दी जा रही है तो इधर भी 4 गुना दिया जावे। और जैसे अभी हमारे किसानों ने बताया, ये बात बिल्कुल सही है, 2 गुना ही देने का वो सूचना दे रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने मुआवजा नहीं लेना है, ये कब ठाना और क्या आगे का क्या आपने तय किया आप लोगों ने? आगे का यही किए हैं कि हमें उचित मुआवजा दे, 4 गुना, जैसे सबको पाटन एरिया या अभनपुर को 4 गुना दे रहे हैं तो हमको भी 4 गुना देवे। इसमें और किसी प्रकार की बात नहीं है। और जैसे वो ब्याज वगैरह जोड़ने वाली तो वो तो अपने जो रूल है उसके अनुसार करेंगे ही, है ना। और तो आप लोगों ने तय कर लिया है कि मुआवजा नहीं लेना है और लड़ना ही है? जी हाँ, जी हाँ। और इसी दृष्टि से हमने हाई कोर्ट का शरण लिया है, न्याय पाने के लिए ही के शरण में गए हैं। अन्याय हो रहा है क्या आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल हो रहा है सर, अन्याय हो रहा है कि बाहर में जो राजनांदगांव की तरफ है उसमें 4 गुना दे रहा है और यहाँ आरंग क्षेत्र में 2 गुना दे रहा है, तो अन्याय तो हो ही रहा है। किसको मानते हैं दोषी? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? शासन दोषी है इसमें, जो हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकार है। अच्छा। नहीं, राज्य सरकार है। हाँ। और केंद्र सरकार तो दे ही रहा है। अच्छा जी, राज्य सरकार दोषी है। सब किसान की इसमें अपनी पीड़ा है, क्योंकि सिर्फ 2 गुना और 4 गुना का ही मामला नहीं है, बल्कि कुछ एक ही पास के कुछ खेत हैं, उसकी कीमत कुछ अलग लगी है, उसका मुआवजा कुछ और लगा है, दूसरे खेत का मुआवजा कुछ और लगा है। ऐसे ही एक पीड़ित किसान भी है। आपकी कोई तकलीफ है? हमें भी तो तकलीफ है ना, वही तो बात बोल रहे हैं ना कि पहले से हमें आ रहा भी मुआवजा सही साथ मिलना चाहिए। जिस प्रकार के सभी को दे रहा हो ना, उसी प्रकार हमें भी सब मुआवजा मिलना चाहिए। सब मतलब 4 गुना? 4 गुना। अच्छा, आओ वैसे ही आओ, सभी हमारे क्या गाँव का किसान यही सोच रहे हैं। अच्छा, 4 गुना मुआवजा के अलावा कोई और ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि उस पर भी सोचना चाहिए सरकार को? हमको यानी जो अभनपुर क्षेत्र है, पाटन क्षेत्र है, वही मांग हमको चाहिए। अच्छा, हाँ, बाकी और कुछ नहीं। अभनपुर पाटन में जो 4 गुना मिल रहा है वही हमको चाहिए। हाँ, आपका भी? हम वही नाम से केस लड़ा। क्या कह रहे हो आप? जो केंद्र सरकार दे रहा है पैसे, हाँ। 4 गुना हिसाब से, हाँ। उसी को हमको राज्य सरकार दे दे, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं है हमारा। अच्छा, हाँ। तो राज्य सरकार को देने में क्या तकलीफ है भाई? पैसा तो केंद्र सरकार दे रही है, अब राज्य सरकार को क्यों तकलीफ हो गई? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये तो हमारे समझ से बाहर है सर। और दूसरा बात ये है, परिसंपत्ति जैसे हमारे खेत में नल हमको हावे, बोर हावे, कुआं हावे, घर हावे, कांटी तार हावे, एकर कोई आकलन नहीं करे सर। बहुत दुख के बात है, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं राज्य सरकार, जो सौतेला व्यवहार कर रहे थे। अभनपुर है, पाटन है, मतलब 4 गुना मिलत है, हमारा मन साथ सौतेला व्यवहार काबर करत है। चलिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है नाराजगी का कि क्यों एक जगह पे 4 गुना मुआवजा मिलेगा और क्यों एक जगह पे सिर्फ 2 गुना मुआवजा मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं जिस पे हम कुछ और किसानों से बातचीत करेंगे, और वो मुद्दे ये हैं कि कुछ एक ही प्रकार के खेत हैं लेकिन उसका मुआवजा कुछ अलग तरीके से है। आपने स्टडी किया है? जी, मैंने स्टडी किया है। मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कि लगी हुई खेत दोनों, एक को तो प्रस्तावित बाईपास के हिसाब से दर निर्धारण की जा रही है, एक को राष्ट्रीय राजमार्ग के जो एक फसली उसके हिसाब से दे रही है। जबकि जैसे कि अब उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे कि एक फसली है, जैसे कि प्रस्तावित में 52,20,000 के हिसाब से देना चाहिए, उसकी उसी के बाजार रेट के हिसाब से। जबकि उसके बगल में जो स्क्वायर मीटर में आ रहा है, वर्ग मीटर में जो आ रहा है, उसको प्रस्तावित मतलब मीटर में लिया जा रहा है, और उसके बगल वाले खेत को जब जो हेक्टर में है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से एक फसली में लिया जा रहा है। अच्छा, ये तो इससे क्या फर्क पड़ा है? नुकसान हो रहा है? इससे बिल्कुल नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक उदाहरण से बता रहा हूँ, यदि उसको उसमें लेते हैं, मान लीजिए राष्ट्रीय राजमार्ग में, तो 1620 रुपये स्क्वायर मीटर में जाता है। हमारे हिसाब से लेता है, जैसे मान लो हम लोग को जो मुआवजा दे रहा है 24,20,000 के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको 1620 में जाता है, जबकि उसको प्रस्तावित बाईपास के हिसाब से 220 रुपये स्क्वायर मीटर फर्क आ रहा है। उसको यूँ समझिए, बल्कि मैं आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए आप कि जैसे ये खेत है, अब इस बड़े टुकड़े को
जो मुआवजा दिया गया है वो इस तरह से है कि 1600 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया गया है। लेकिन इस पैच के आगे जो इलाका शामिल रहेगा NH में, और उसके ठीक बगल में कोई अगर भूखंड का छोटा सा टुकड़ा है, उसको 1400 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। और इस बात के दस्तावेज यहाँ के किसानों के पास है, और वो यही कह रहे हैं कि आखिर इस तरह क्या जो दोयम है दर्जा है या फिर जो भेदभाव है वो क्यों। ज़मीन अगर किसी की जा रही है तो उसका रेट भी एक जैसा होना चाहिए। ये कहना है कि 1400 रुपये और 1600 रुपये प्रति वर्ग मीटर का जो फ़र्क पड़ रहा है वो किसानों को परेशान कर रहा है। कुछ और किसान हैं जिनके पास और भी मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं कुछ और देखता हूँ, आप आइए आगे। ये जो परिसंपत्ति की बात हो रही थी कि खेत में जो नल है या बोर है उसकी भी बात हो रही थी, क्या है वो? क्या है, इधर पानी का साधन फुल है और मुआवजा कम दे रहा है। तो अच्छा, प्रॉब्लम यही है कि मुआवजा सही दे हमको सरकार। परिसंपत्ति का जो आप लोग बात कर रहे थे कि खेत में जो पेड़ लगे हुए हैं या बोर लगा हुआ है उसकी कीमत तय नहीं हो रही है, वो भी मिलना चाहिए। हाँ ज़रूर मिलना चाहिए। क्या है, प्लाट में पेड़ है, किसी के यहाँ बोर है और घर वगैरह है, तो सभी का आकलन करके उसका रेट निर्धारण करना चाहिए। हाँ। और सरकार से निवेदन है कि सभी का उचित मुआवजा मिले। सभी का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, जब भू अर्जन आप लोगों का हो रहा था तो क्या अधिकारियों ने कोई स्पष्ट रूल्स बताया कि इस ज़मीन का इतना मिलेगा, इस ज़मीन का उतना मिलेगा, या वो सब भी नहीं बताया? उसको नहीं बताया, बस सर्वे किया है, उसके बाद नहीं बताया है। अच्छा। हमारे पारा गांव में तो सभी घर बोर है, डबल फसल होता है, इसी के हिसाब से देना चाहिए सरकार को। चलिए, हाँ, तो डबल फसल होता है। सिर्फ इतने ही मुद्दे नहीं है, कई सारे और पेच है, और उन्हीं पेच के आधार पे अब ये मामला हाई कोर्ट में चला गया है। और अब सारा जो ये विवाद है या फिर इसमें क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि इसमें हाई कोर्ट क्या आदेश देता है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे कि इस मुद्दे ने कानूनी रूप से कब दरवाजा खटखटाया, और अब इस भारतमाला प्रोजेक्ट का भविष्य किस पे डिपेंड करता है। क्या सभी किसानों को जो 4 गुना मुआवजा है वो मिल पाएगा, या फिर जो अभी भेदभाव की बात की जा रही है वही नीति लागू रह जाएगी। हम सवाल आपका कार्यक्रम में भारतमाला प्रोजेक्ट में बरती जा रही अनियमितता और ग्रामीणों के आरोप पर लगातार चर्चा जारी रखे हुए हैं। अब ये मुद्दा हाईकोर्ट में है। आखिर ये मुद्दा हाईकोर्ट में क्यों गया, क्या इसमें सुनवाई हो रही है, और क्या होगा इस भारतमाला प्रोजेक्ट के भविष्य का, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एक नेता और साथ में वकील भी, जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट में गए हैं। नवीन मार्कंडे जी, बीजेपी के नेता है तो आप बोलेंगे तो सरकार के विरोध में ही, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कानूनी पक्ष पे बात हो और फैक्ट के साथ बात हो। लगता है कि इसमें अनियमितता हुई या फिर अन्याय हुआ या फिर दोहरा रवैया अपनाया गया? इसमें अनियमितता और दोहरा रवैया ये दोनों जो है वो हो रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो किसानों के साथ अन्याय भी हो रहा है। अब रही बात ऐसा है कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो प्रारंभ हुई है वो केंद्र सरकार की ये प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब अधिकार जो आता है वो राज्य सरकार का है। राज्य सरकार एक भू अर्जन करके केंद्र गवर्नमेंट को सौंपना है। जितना भू अर्जन होगा, किस निमित्त और किस प्रकृति के जो भूमि है उसका अर्जन करके उसकी कितनी राशि बनता है, किस किस जगह पर है, उतना आकलन करके और भूमि जो ये है अधिग्रहण अधिकारी है उसके माध्यम से ये पूरा मुआवजा बांटना है। केंद्र गवर्नमेंट तो पूरा पैसा दे रही है, जितना राज्य सरकार भू अधिग्रहण करके और उसकी प्रक्रियाएं करके अगर जो राशि देंगे, प्रस्तावित करेंगे, उसके अनुसार से केंद्र सरकार इनको भुगतान करेगी। नवीन जी, क्या आपको लगता है कि आपकी पूर्ववर्ती सरकार भी इस मामले में कटघरे में खड़ा होना चाहिए? क्योंकि जिसका विवाद हुआ फैक्टर 1 और फैक्टर 2, फैक्टर 1 बात ये हुई कि फरवरी 2019 के पहले जिन लोगों का भी भू अर्जन हो गया वो फैक्टर 1 के तहत आया, और फैक्टर 1 और 2 निर्धारित करने का विशेषाधिकार राज्य सरकार के पास था। बीजेपी सरकार ने जब भू अर्जन शुरू किया तो फैक्टर 1 के तहत किया, और ये तमाम भू अर्जन फैक्टर 1 के तहत 2019 तक हो गया था। जो बचा हुआ हिस्सा था उसको राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने फैक्टर 2 में शामिल कर लिया, और उसी के आधार पर 4 गुना मुआवजा मिल रहा है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी बैकफुट पे, आपकी बीजेपी सरकार भी थी?
देखिए, हमारी बीजेपी सरकार बैकफुट की विषय नहीं है, क्योंकि उस समय सरकार ने तय किया फैक्टर 1 में उनको मुआवजा दिया जाएगा और सारे लोगों को एक साथ दिया जाएगा। हमने उस पर कैटेगरी नहीं बांधे कि किसको 2 में देंगे और किसको 1 में देंगे। हमने तो उस समय सबको 1 में देंगे, ये हमने बातें हुई थी और उसके अनुसार से दे भी रहे। उस समय प्रक्रियाएँ भी शुरू हुई, पर ये सरकार चेंज होने के बाद ये सरकार जो है उसने फैक्टर 2 लागू कर दिया। अब रही बात, ऐसा है कि अगर आपने फैक्टर 2 लागू किया तो वो अपने क्षेत्र पर लागू किया है मुख्यमंत्री जी, उसी के बगल में धनेन्द्र साहू जी का भी क्षेत्र है अभनपुर, उसमें लागू किया है। अगर ये दोनों जगह पर आपने फैक्टर 2 लागू किया है तो राजनांदगांव, दुर्ग और आरंग आपका क्या बिगाड़ा है? तो उस वहाँ पर भी फैक्टर 2 लागू होना चाहिए। ये मांग जो है किसानों का है, तो लगना चाहिए भाई। ये तो एक राजनीतिक फिर आरोप का मामला हो जाएगा, लेकिन जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई वो ये कह रहे हैं कि चूंकि अभनपुर और पाटन में सर्वे काम पूरा नहीं हो पाया था, सर्वे बचा हुआ था, उसी बीच में सरकार ने वो अध्यादेश ले आया, पारित हो गया, गजट में नोटिफिकेशन हो गया और उस आधार पर फैक्टर 2 वहाँ पे लागू हो गया, इसलिए वो 4 गुना मुआवजा के हकदार है। खैर, ये राजनीतिक बहस का भी विषय हो सकता है। मैं आपसे कानूनी पक्ष पे बात करता हूँ कि इस मुद्दे को आपने हाई कोर्ट में रखा है, मेरिट क्या है कि जिसके आधार पे सभी जो बाकी है उनको 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक ये विवाद ही है जिसको बस एक हाई कोर्ट में ले गए हैं? आपको लगता है कि इस केस में मेरिट है, बाकी किसानों के पक्ष में फैसला आएगा? बाकी किसानों के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है भू अर्जन करने का। राज्य सरकार एक भूमि के अर्जन करने के लिए, एक ही प्रोजेक्ट पर भूमि अर्जन के लिए 2 प्रक्रियाएं नहीं अपना सकती। या तो उसको फैक्टर 1 में ही भूमि अर्जन करना चाहिए या सीधा फैक्टर 2 में अर्जन करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें टेक्निकल समस्या ये है कि जिनका सिंचित 2 फसली भूमि है उसको ये असिंचित या एक फसली बताया जा रहा है। इसकी परिसंपत्ति का कोई परिमापन हुआ नहीं है और उसकी अगर ये मतलब जो है इनको पूरा मेल देंगे और पूरा बराबर कर देंगे तो इनकी कौन सा संपत्ति कहाँ पर है और किसकी संपत्ति, ये आकलन हो ही नहीं पाएगा। तो इनकी परिसंपत्ति का भी मुआवजा अभी तक के इनको निर्धारित नहीं हुआ है। तो एक टेक्निकल समस्या ये है कि एक तो परिसंपत्ति का इनका मुआवजा नहीं हुआ है, दूसरा ये है कि एक ही ज़मीन, एक ही जगह पर 2-3 अलग अलग लोगों की ज़मीन है। तो एक व्यक्ति की ज़मीन को जो है ये 24 लाख हेक्टेयर में दर्ज कर रहे हैं, तो दूसरे किसी व्यक्ति की जो ज़मीन है उसको ये 21 लाख हेक्टेयर में कर रहे हैं। तो ये जो है अनियमितता है। और अगर ये स्क्वायर फीट मीटर के अगर हिसाब से भी जाते हैं तो भी इसने 2 भाग में इसको डिवाइड किया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टेक्निकल त्रुटि, इनकी मुआवजा जो अधिग्रहण करने की जो नीति है वो गलत है, इसके कारण ये समस्याएं किसानों को हो रहा है। चलिए, तो इस पे गलत है। कुछ 1-2 पॉइंट और बचे हैं जिस पे मैं बात कर लेता हूं इनसे, क्योंकि वो मुआवजा को लेकर के भी जो ब्याज गणना की जो दर है और जो पीरियड है उसको लेकर के भी किसान में विरोध है, और साथ में जो एक ही खेत को, एक ही आसपास के खेत को जो अलग अलग तरीके से मुआवजा दे रहे हैं उस पर भी बातचीत हो रही है। ब्याज दर को लेकर के कुछ गाइडलाइंस है, आपको लगता है कि शायद उसका पालन नहीं हो पाया? हाँ जी, इसके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि भूमि अधिग्रहण के 2018 में प्रथम प्रकाशन हुआ, दूसरा प्रकाशन फरवरी-मार्च 19 में हुआ। तो अवार्ड पारित जब मार्च 19 में हुआ है, फरवरी-मार्च में, तो उस दिन से और हमको मुआवजा लेने के लिए अभी जून 21 में सूचना जारी की गई, मतलब नोटिस जारी किया गया भू अर्जन अधिकारी से। नियमानुसार तो इसका प्रकाशन होना चाहिए स्थानीय समाचार पत्रों में, जिसकी हमको जानकारी नहीं है, या ये भी होंगे तो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें भाई सूचना के या भाई मतलब नोटिफिकेशन की हम लोग कोई सूचना नहीं दी गई। सूचना दी गई है मुआवजा लेने के लिए जून 21 में। अब निर्धारण ये कर रही है अपने उसी कागजात के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वो 11 माह 17 दिन का ब्याज की गणना की है उनके द्वारा, जबकि 2019 में दूसरा प्रकाशन हुआ, अवार्ड पारित किया गया, उस दिन से आज तक मतलब जून 21 तक के मतलब लगभग 3 वर्ष का ब्याज तो दिया जाना चाहिए। अभी ब्याज के पैसा क्या अधिकारी अपने पास रखे हैं, क्या राज्य शासन अपने पास रखी है, क्या इसको किसान से रख के खाना चाहती वो वही लोग जाने, ये हमारे समझ से परे ही है। तो हमारा तो मांग ये है कि भाई ब्याज में भी हमारे साथ कटौती पर ये गलत नीति अपनाई जा रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर के मुआवजा
ब्याज का जो कैलकुलेशन है वो तमाम इशू को लेकर के किसानों में नाराज़गी है और यही वजह है कि 57 किसानों में से 40 किसानों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट में अब सबकी नज़र है। हालांकि उम्मीद सब लोग यही कर रहे हैं कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए 2 नियम लागू नहीं हो सकते, लिहाजा देर या सवेर कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और 4 गुना मुआवजा के वो भी हकदार होंगे। लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट का क्या होगा, क्या वो वक्त पे पूरा हो पाएगा, ये ज़रूर संशय में आ गया है, क्योंकि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा विवाद सुलझेगा नहीं और विवाद सुलझेगा नहीं तब तक ये काम भी शुरू नहीं हो पाएगा। तो आज के इस एपिसोड तक इतना ही और किसी और मुद्दे पे हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। सवाल आपका है कार्यक्रम में और तब तक आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।